नमस्ते, मैं डॉक्टर शशि शर्मा फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम प्रोटीन फूड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था मीट, फिश एंड पोल्ट्री। और हमने मीट की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानते हैं इसके संगठन और इसकी पौष्टिक महत्ता के बारे में। Meat usually contains high levels of complete protein, a nutrient necessary for a healthy body. The proteins in meat are normally easy for most people to digest. The body typically uses this nutrient to perform cellular repairs and generate new tissue. Protein is also considered crucial to the regulation of immune function and electrolyte balance. यह कह रहा है कि मीट में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन उपस्थित होता है और प्रोटीन हमारे शरीर में कई प्रमुख या महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि शारीरिक वृद्धि का कार्य, टूट फूट की मरम्मत का कार्य, और जो पुरानी कोशिकाएं मरती जाती हैं उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण। इसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए और हमारे शरीर में जल संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन का या जो मांस है वो कई लोगों के लिए पचाने के लिए आसान होता है। आइए अब हम जानते हैं कि प्रोटीन का पौष्टिक संगठन या पौष्टिक महत्ता और इसका संगठन क्या है। तो मांस में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है तथा इसमें विटामिन सी अनुपस्थित रहता है। अगर हम पौष्टिक महत्ता की बात करें मांस की, तो मांस में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन उपस्थित होता है और इसकी मात्रा लगभग 15 से 25% होती है। मछली और मुर्गी के मांस में 20 से 22% तक प्रोटीन होता है और पशुओं के मांस में 15 से 20% तक होता है। और इसमें मांस में जो प्रोटीन होता है वह 95% पूर्ण प्रोटीन होता है, यानी उसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इसलिए मीट का जो प्रोटीन है वह बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वसाओं की। तो सामान्यतया प्रोटीन में संतृप्त वसाएं होती हैं और ये प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाती हैं। हालांकि विभिन्न प्रकार के मांसों में पाई जाने वाली वसा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है और यह बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे हम किस प्रकार का जंतु प्रयोग में ले रहे हैं, उसकी उम्र, प्रजाति और जानवर का खान पान। वसा की मात्रा 5 से 40% तक भी हो सकती है। मांस में संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है और साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफी अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लाल मांस में, जो कि बकरा, भेड़, गाय, भैंस आदि से प्राप्त किया जाता है, सफेद मांस की अपेक्षाकृत अधिक होती है और सफेद मांस चिकन और फिश से प्राप्त होता है।
सफेद मांस में असंतृप्त वसीय अम्ल और फॉस्फोलिपिड अधिक मात्रा में होते हैं। और मछली तो असंतृप्त वसीय अम्लों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी मानी जाती है। इसलिए जो सफेद मांस है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। जिन जानवरों को आहार उचित मात्रा में प्रदान किया जाता है वे स्वस्थ होते हैं और उनकी मात्रा में वसा अधिक होगी। और जानवरों को अच्छी तरह से खिला पिलाकर उनके शरीर में वसा की मात्रा या चर्बी की मात्रा को अधिक करने की प्रक्रिया मार्बलिंग कहलाती है। इस स्थिति में जानवरों के वसीय ऊतकों में पाई जाने वाली वसा तंतु ऊतकों के मध्य आ जाती है, जिसके कारण जानवरों में वसा एवं साथ ही जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा मांस अधिक स्वादिष्ट और रसीला होता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होते हैं और सामान्यतया क्योंकि मीट को ब्रेड के साथ में या राइस के साथ में परोसा जाता है तो यह एक कंप्लीट फूड का निर्माण करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन की। तो मांस में विटामिन जो व्हाइट मांस है उसमें ज्यादा उपस्थित होते हैं। मांस में बी समूह के विटामिन और विशेषकर विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यकृत में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है या बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा अन्य बी विटामिन का भी मांस अच्छा स्रोत होता है, लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है इसमें विटामिन सी अनुपस्थित होता है। खनिज लवणों की बात करते हैं। मांस में खनिज लवण मुक्त अथवा संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और इसमें मुख्यतया कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह तत्व और फास्फोरस पाया जाता है, जिसमें लौह तत्व और फास्फोरस के ये बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, परंतु लिवर में कैल्शियम की मात्रा की कमी होती है। जल जो है या आर्द्रता मीट में 50 से 60% होती है। जितना ज्यादा वसा की मात्रा मीट में होगी उतना ही कम पानी होगा और जितनी कम वसा होगी उतना ही अधिक पानी की मात्रा होगी। इसके अतिरिक्त मांस में एंजाइम भी पाए जाते हैं और मुख्यतः कैथेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि वधोपरांत मांस में आ जाने वाली जो सॉफ्टनेस है उसके लिए यही मुख्यतः उत्तरदायी होता है। और यह मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन का जलीय अपघटन करके छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे मांस नरम हो जाता है। इसके अतिरिक्त मांस में कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं लाल रंग के। जो लाल रंग होता है मांस का वह इसी वर्णक के कारण होता है और यह कहलाता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान होता है और मायोग्लोबिन की मात्रा जितनी अधिक होगी मांस में उसका रंग उतना ही अधिक लाल होगा। पशु की उम्र या आयु बढ़ने के साथ ही मायोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती जाती है और अगर कच्चे मांस को फ्रिज में रखा जाता है तो इसका रंग लाल से भूरापन लिया हुआ गहरा लाल हो जाता है। ऊष्मा के प्रभाव से मायोग्लोबिन का रंग लाल से गाढ़े भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि मांस का संगठन और पौष्टिक महत्ता क्या है। तो मुख्य रूप से जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वह है कि प्रोटीन जो है मांस में वह बहुत उच्च गुणवत्ता वाला होता है और मांस प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा वसा भी मांस में अच्छी मात्रा में पाई जाती है
और जो फिश की या मछलियों की जो वसा है वह असंतृप्त वसा होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। परंतु संतृप्त वसाएं और कोलेस्ट्रॉल जो है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होते हैं। और जंतुओं में वसा की मात्रा उसकी उम्र पर, उसके खान पान पर और उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। बी विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विशेष रूप से B12, लेकिन विटामिन सी मांस में अनुपस्थित होता है। खनिज लवणों में फास्फोरस और आयरन का यह बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्व भी पाए जाते हैं। एंजाइम्स कैथेप्सिन होता है जो कि मांस को मरणोपरांत सॉफ्ट कर देता है। इसमें मायोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है और जल की अच्छी मात्रा पाई जाती है, लगभग 50 से 60%, जो कि वसा की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार से मांस का संगठन हमने जाना। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।